खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है सलाम जी के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामईन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां हम बात अफगानिस्तान से शुरू करेंगे क्योंकि रात देर गए ज़ोरदार धमाका हुआ है। उसके बाद कुछ अहम तरीन बात आपसे मुल्क की सियासत के हवाले से भी करेंगे, नीति आयोग के रिपोर्ट पर भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के अंदर आज के दिन को किस तरीके से सियासी एतबार से देखा जाए उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और 9:40 पर आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुंचाया जाए, हुकूमत आपके मसाइल को सुने, उनका हल करे। इस सिलसिले में फ़ोन लाइन्स खुलेंगी जी 9:40 पर 10 बजे तक ये साथ आपके साथ रहेगा। आप टीवी पर हमें देख रहे हैं तो जल्दी से आप क्या करेंगे जी, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे। आप फेसबुक पर आएंगे, ट्विटर पर आएंगे, इंस्टाग्राम पर आएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब वहाँ से करेंगे और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आइएगा ज़रूर, जहाँ पर आप अपने इलाके के मसाइल हम तक पहुंचा सकते हैं। मेल के जरिए से वहां पर मेल आप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं फोटोज के साथ, तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ, ताकि उन्हें हम अपनी खबरों में भी जगह दे सके। इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ लगातार बना रहेगा, करते हैं खबरों की शुरुआत। और आज नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखे हुए हैं गौहर कुछ। बहुत शुक्रिया जी गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी आज दो हम नाम हमारे होंगे, गौहर आपके सामने प्रोग्राम पेश करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले माजी पर चलते हैं। माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ कहा जा रहा है, चंद झलकियां माजी की। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे आज की तारीख के हवाले से। और आज की तारीख के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज ही के दिन 1535 में मुकम्मल तौर पर अंग्रेजी में लिखी गई बाइबल की इशाअत हुई है, यानी कि वो आज ही का दिन था। और 1824 में मैक्सिको जमहूरी मुल्क बना है आज ही के दिन 4 अक्टूबर 1824। और आज ही के दिन 1830 में नीदरलैंड से अलग होने के बाद बेल्जियम सल्तनत कायम हुई है। और आज ही के दिन यानी कि 4 अक्टूबर 1853 में रूस के खिलाफ तुर्की ने जंग का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला सैयारा खुला में रवाना किया है। और आज ही के दिन 1969 में चीनी अफसरान ने 2 न्यूक्लियाई तजुर्बात करने का ऐलान किया है। और आज ही के दिन यानी कि 4 अक्टूबर 1986 में हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इफ्तिताह हुआ था। ये तो थी बात है ना तारीखी पस मंज़र की, यानी आज तारीख के जरखों में जब झांकने की कोशिश की तो चंद बातें आपके सामने रखी, लेकिन आज माजी के अंदर क्या कुछ है, यानी माजी की बात होगी, अब मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ है और आज क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान का दिन कल के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक दिन रहा है, क्योंकि कल मस्जिद के अहाते के अंदर धमाका हुआ। उस धमाके के अंदर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पहले 5 और बाद में रात होते हुए 12 लोगों के मारे जाने की खबर आई। 32 से ज़्यादा लोग जो है वो काबुल के अंदर धमाके के अंदर जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और ये मामला कब सामने आया, जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो इंफॉर्मेशन और कल्चर के वज़ीर अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, उनकी वालदा की फातह खानी के मौके पर धमाका हुआ। और उस धमाके के दौरान जिस मस्जिद के अंदर ये सारा तकरीब चल रही थी, उसी दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के अंदर 12 लोगों के मारे जाने की इतलात मौसूल हुई है। अफ़गान मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को जब आप खंगालेंगे तो 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और चलो न्यूज़ के मुताबिक ये आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है, ये फिगर जो है वो बढ़ भी सकता है। 32 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। धमाका मस्जिद के अंदर हुआ है। और कारी सईद जो तर्जुमान है अफ़गान इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उनका मानना है कि 3 लोगों को जी इस सिलसिले में फ़िलहाल डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ईदगाह मस्जिद जो थी काबुल के अंदर, वहाँ पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो डिप्टी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और कल्चर है, उनकी वालिदा की फातह खानी के हवाले से तकरीब चल रही थी, जिस दौरान ये धमाका जो है वो किया गया है। अगरचे अभी इस धमाके के हवाले से किसी भी तंजीम ने कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि तालिबान के टेक ओवर करने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर ISIL की जो तंजीमें हैं,
एक तो है ISIS और दूसरा है ISIL। ये वाली तंजीम जो है ये बड़ी एक्टिव रही और पिछले दिनों से कई धमाके और कई बार वहाँ पर फायरिंग की वारदातें भी हुई है। अल जज़ीरा का खबरसा इदारे के मुताबिक मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर धमाका उस वक्त हुआ जब तालिबान तर्जमान और नायब वजीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालिदे के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी जारी थी। और रिपोर्ट्स में कहा गया, रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि कल ही तालिबान की तरफ से ये कोशिश की गई है कि इस पूरे मामले की तहकीकात भी की जाए और तहकीकात के दौरान ही इस बात की खबर लगी है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। तो ये तो बात थी जनाब कल की, क्योंकि बात रात देर के धमाके की हुई थी, पहले 5 और अब 12 लोगों के मारे जाने की इत्तला अफगानिस्तान से मौसूल हो रही है। तो अफगानिस्तान के बाद ज़रा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर और इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मामले को लेकर पूरी दुनिया में जो है वो हंगामा मचा हुआ है। पहले पानामा पेपर हमारे सामने आया था और अब पानामा पेपर्स की तर्ज पर ही एक और पेंडोरा पेपर जो है वो सामने आया है। और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ICIJ की तरफ से तकरीबन 1 साल का 2016 से वो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके उनके हाथ में बड़ी चीज़ें लगी हैं। और अब इस पोर्टल ने, इस वेबसाइट ने बड़ा खुलासा किया है। और पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जिसमें तकरीबन 600 रिपोर्टर्स 117 मुल्कों के अंदर काम करते रहे, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला। इसलिए इस पेपर को बड़ी दुनिया में अब हंगामा देखने को मिला। भारत पाकिस्तान की खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा जी। 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और उन खंगालने के बाद जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उनको खंगालने के बाद पता लगा कि लोगों ने किस तरीके से अपनी दौलत को दुनिया से छुपा कर रखा है या मुल्कों से छुपाकर दूसरे मुल्कों में रखा है, इन्वेस्टमेंट की है और अपने मुल्क में उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी है। ये जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तान और भारत की आज आपको खबर बताऊंगा और उसके बाद लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद जो खबरें सामने आ रही है, अमेरिका भी नहीं बच पाया है उसमें। लेकिन खबर है क्या वो हमने आपको बता दिया कि गैर मुल्की फर्में जिन्हें आप ऑफशोर कंपनीज कह रहे हैं वो बनाई गई है, मैटर उसका है। और पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक इलीगल रिच जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे अमीर हैं जिन्होंने अपना माल छुपा के रखा, दुनिया की नजरों से छुपा के रखा। लेकिन अब जब ये इन्वेस्टिगेशन सामने आई है तो मामला खुलकर सामने आया है। ICIJ की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, 117 मुल्कों के अंदर जो तहकीकात की गई, 600 रिपोर्टर्स लगातार काम करते रहे और तकरीबन 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया। अब क्या हुआ है जी इसमें, तो जरा पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। अनिल अंबानी का नाम इसमें आया है। जी हां नाज़रीन, अनिल अंबानी का नाम आया है और कहा गया कि 1.3 बिलियन मामला जो है वह ऑफशोर कंपनीज के जरिए से रखा गया है। और फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि अनिल अंबानी का मामला चला चाइनीज फर्म के साथ और इंटरनेशनल फोरम के अंदर अनिल अंबानी ने कहा कि जनाब वो दिवालिया है, उनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं। ये एक फैक्ट है। उनकी आमदनी जो सिफर है, उन्होंने कहा था कि मेरा नेटवर्थ जो है वो 0 है, इसलिए पैसा वैसा नहीं मिलेगा जी। लंदन की अदालत, लंदन कोर्ट में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन फरवरी 2020 के बाद जब आप 2021 की बात करते हैं तो 1.3 बिलियन की ऐसी रकम और ऐसी गैर मुल्की फर्म जिसे आप ऑफशोर फर्म कहते हैं उसका खुलासा हुआ है। और ये इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कहा गया है। ताहम अनिल अंबानी के जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनका मानना कि देखिए हमने सरकार की नोटिस में सारा मामला रखा है और हम टैक्स पेयर्स हैं, यह अलग कहानी है। पेपर्स की कहानी क्या है मैं सिर्फ उतनी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये एक और ऑफशोर कंपनी का नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है, किरण मजूमदार शाल। इन्होंने बिटकॉइन के अंदर शेयर जो लिया है वो कितना है, 85 मिलियन।
अब आप समझ सकते हैं 85 मिलियन बिटकॉइन के अंदर लगाना, उस बिटकॉइन के अंदर जिसको लेकर अभी भारत सरकार सोच ही रही है कि क्या कुछ करना है। और इसी के अंदर यह कहा गया कि जेलिनटेक जो सिबी के साथ जनाब पहले इन्होंने शॉल ने क्या किया, ये एक फर्म बनाई, उसको सिबी के साथ रख दिया और बाद में ये चलता रहा मामला और उनकी ऑफशोर कंपनी जो है उसका भी खुलासा हुआ है। इस खुलासे के अंदर सचिन तेंदुलकर का भी नाम है और कहा गया कि जिनका उनकी अहलिया, उनकी वाइफ, उनके वालिद ने कंपनी बनाई BVI कंपनी और इसका नाम भी जी आप इस लिस्ट में आया है। और ऑफशोर एंट्री के तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये BVI कंपनी जो है साल 2016 की बनी हुई थी और बाद में तेंदुलकर के जो वकील है उनका मानना है कि जनाब हमने $2.68 मिलियन जो थे वो 2016 में वापस लाए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर और LRS जो है हमने डिक्लेयर कर दिया है टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने, इसलिए ये खबर जनाब सही नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल फॉर्म ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका हवाला मैं आपको दे रहा हूँ। नीरव मोदी की सिस्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीरव मोदी मुल्क से फरार है, उनकी बहन ने ऑफशोर कंपनी बनाई और उस कंपनी को साल 2016 में बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर किया, डिपॉजिट ट्रस्ट के तौर पर वो खुद रही और इन पेपर जिन्हें आप पेंडोरा पेपर्स कहते हैं उसके तहत ये भी बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने भी एक अच्छी खासी रकम जो है वो उधर से इधर और इधर से उधर की और हुकूमत को भनक तक नहीं मिली। ये बड़ा सवाल है। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाए कि हुकूमतों को पता नहीं लगा। ये तो जनाब भारत के कुछ नाम हमने आपको बताया। पाकिस्तान की हुकूमत बनी ही थी इस मामले को लेकर, इमरान खान की हुकूमत, कि जनाब बैरून मुल्क जो सरमाया है उसे मुल्क वापस लाना है, यानी पाकिस्तान वापस लाना है। इमरान खान ने अपनी कैंपेन इसी से शुरू की थी और पूरे पाकिस्तान ने उसको वोट भी किया था। लेकिन आज इस पेंडोरा पेपर्स की जब हम बात करते हैं तो शौकत तरीन, राइट हैंड टू इमरान खान, फैसल वदूद और उसके साथ साथ सरजील मेमन, मुनीस इलाही, अली डार समेत 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जनाब अब ये जब कंपनियां सामने आएंगी ना तो बड़ी नींदें उड़ेंगी। पाकिस्तान के अंदर 700 नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने सरमायाकारी बाहर की है और साबिका टेन्योर में जब आप याद रखेंगे इमरान खान आया ही था इसी मामले को लेकर, जनाब मुल्क की दौलत को बाहर लिया जा रहा है, उसको वापस लाना है। और हमने यहाँ पर भी देखा था कि बड़े मजहबी पेशवा जो थे जनाब वो अपनी तकरीरों में कह रहे थे जनाब काला धन वापस लाना है और जो लोग बाहर गए हैं उनको भी वापस लाना है। न वो आया न ये आया, लेकिन पेंडोरा बॉक्स जो सामने खुल गया है इसने नींद उड़ा दी है बहुत सारे लोगों की। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस रिपोर्ट के अंदर है, बस यहां पर मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद हम दूसरी खबर पर आएंगे। इकबाल मिर्ची का नाम इसमें है, भारत के अंदर इकबाल मिर्ची का नाम है। अब आप सोच रहे होंगे इकबाल मिर्ची है कौन? जनाब ये गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम जो है उसकी फहरिस्त के अंदर ये बड़े मोस्ट वांटेड अंडरग्राउंड के नाम है दाऊद इकबाल मिर्ची और मुंबई पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार उनकी तलाश में लगा हुआ है। लेकिन इस पेंडोरा पेपर बॉक्स के अंदर क्या कुछ निकला है? उनका मानना है कि जनाब स्कॉटलैंड यार्ड में 1994 में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हार्ट अटैक के जरिए से 2013 में उनका मौत भी हुआ है। इकबाल मिर्ची के हवाले से ये बात भी कही जा रही है। लेकिन उनकी फैमिली ने जनाब एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑफशोर इसी तरीके से जो गैर मुल्की फर्में जो हैं वो बनाई हैं और ये फर्म जो बनाई गई है ये रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल की मदद से बनाई गई, यानी रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल भी इस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा थे। अब आप समझ सकते हैं सूरत हाल क्या कुछ है। ये जनाब वो खबर है जिसे आप कल से मकामी अखबारों में पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तूफान जो आप देखेंगे वो पाकिस्तान के अंदर देखेंगे क्योंकि 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं और उसमें 100 से ज़्यादा वो लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। मिनिस्टर हैं, एडवाइजर्स हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरीज हैं, कंपोनेंट सेक्रेटरीज हैं और यह किसी न किसी तरीके से इमरान खान के लेफ्ट राइट में हो रहे हैं। तो ये जनाब बड़ी बात है और इस पर और भी नाम इसमें ऐड करना चाहूंगा जिसमें बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर और उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है और साथ ही साथ चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़राए आज़म के साथ साथ जो
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनका भी नाम इस पेंडोरा पेपर्स में इंकशाफ हुआ है। इस सिलसिले में उनका भी नाम हुआ है, चाहे ऑफशोर या दीगर जो भी मामलात हैं वो भी इसमें इनका इंकशाफ हुआ है। बड़े चेहरे, बड़े नामों का भी खुलासा हुआ है इस पेंडोरा एक्सपोज या जो पेपर्स हैं इसमें हुआ है। चलिए जी, ये तो जनाब बात थी पूरी दुनिया की, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 117 मुल्कों के अंदर ये काम जो है वो किया गया और ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसको कई साल लगे हैं काम को करने में। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा मुल्क की सियासत की करते हैं और मुल्क की सियासत के अंदर तीसरे महाज की तैयारियां हो रही हैं और उस तीसरे महाज को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी जिसे आप कह रहे हैं, ममता बनर्जी फोरफ्रंट पर आ रही है। जहां बात अगर करें हम तीसरे महाज की, तो तृणमूल कांग्रेस की जो सरबराह है, चीफ है इस सिलसिले में ममता बनर्जी। अगर हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस में लीडरान की शमूलियत लगातार हो रही है और ममता बनर्जी बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद की कर सकती हैं क़यादत और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की नज़रें जो है वो साल 2024 में होने वाले इंतखाबात पर है, उनकी नज़रें इस पर मरकूज है। ताहम सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि कांग्रेस के बगैर कोई अपोजिशन इत्तेहाद हासिल नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर हम अपोजिशन की बात करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी के खिलाफ अभी तक ऐसी कोई जमात नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। ताहम सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस, जिसमें अभी जो लीडरान शामिल हो सकते हैं, जिसकी टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी है, माना जाता है कि जो इनकी जमात है या दीगर लीडरान इनके साथ मिल सकते हैं, एक बड़ा महाज बन सकता है जिसकी एक क़यादत कर सकती है। दो चीज़ें हैं जी इस खबर के अंदर, एक ये कि टीएमसी अपना बेस बढ़ा रही है, अब मगरिबी बंगाल से वो बाहर जाना चाहती है और मगरिबी बंगाल के बाहर भी अपना असर दिखाना चाहती हैं। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि सुष्मिता देव को उन्होंने ज्वाइन करवाया, उसके बाद गोवा के वज़ीर आला वहाँ पर चले गए हैं। अब खबर ये भी है कि फॉर्मर जो चीफ कांग्रेस लीडर है मेघालय के और वज़ीर आला भी रहे हैं मुकुल संगमा, वो भी इन लाइन लग चुके हैं और उसके साथ साथ 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो ममता बनर्जी के राब्ते में हैं और आने वाले दिनों में वो टीएमसी ज्वाइन कर सके। एक तो ये खबर है और दूसरी बात ये है कि साल 2024 को लेकर टीएमसी कांग्रेस को साइडलाइन करते हुए एक बड़े इतिहाद को तश्कील देने की कोशिश में है, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जब कांग्रेस लेड अपोजिशन ने लोकसभा के अंदर बात करनी चाहिए थी तो बात मौसर नहीं रही, क्योंकि शायद राहुल की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या उसे उतना ज़्यादा मौसर नहीं माना जा रहा है। यही वजह कि विकल्प के तौर पर, ऑल्टरनेटिव के तौर पर ममता का इस्तेमाल हो सकता है और यही वजह कि ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की जमात जो है वो साल 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे रही है, पार्टी बेस को भी मजबूत कर रही है और साल 2024 के इंतखाबात पर भी गहरी नजर है। अब ये यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बता, कल जब ज़िमनी इंतखाब हुए मगरिबी बंगाल के अंदर तो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ उन ज़िमनी इंतखाबात में ममता ने भी जीता और उनके और 2 साथियों ने भी जीता, जिसके बाद ये साफ तय हो रहा है कि आने वाले दिनों में सियासत किस रंग में जा सकती है। बहरहाल सियासत पर हमारी भी नजर रहेगी और ममता बनर्जी की बात तो अपनी जगह, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा मुल्क के अंदर एक और मामले की करते हैं और वो कोविड के हवाले से करते हैं। आपको याद होगा कि हर माह डाटा रिलीज होता है मरकजी वजारत सेहत की तरफ से। इस बार भी डाटा रिलीज हुआ है मरकजी वजारत सेहत की तरफ से, जहां चंद रियासतों को हसास रियासतें करार दिया गया है, बाकी रियासतों के लिए कहा गया है कि जनाब नज़र गहरी रखें वरना हालात ख़राब हो सकते हैं। जी, अगर हम बात करेंगे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के मामलों के हवाले से ये डाटा जो सामने है, इसमें 30 अजला मुल्क के अंदर जो 30 अजला है उनके अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी हाई रिकॉर्ड की गई है और माना जाता है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% जो है 3% वो मुल्क भर के अंदर इसमें कमी अगरचे वजारत सेहत की जानिब से डाटा शो किया जा रहा है, लेकिन 18 में से 11 रियासतें ऐसी हैं जहां पर 5 से 10% इस पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें इजाफा हुआ है। यानी कि माना जाता है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्फेक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकता है इन्फेक्शन को। इसमें पॉजिटिविटी रेट जो 5 से 10% शो किया जाता है उसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा लाहक है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जो आदाद शुमार दिए गए हैं और हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर ये कहा गया कि आज 13वां दिन है जी, यानी कल, आज नहीं बल्कि कल 13वां दिन था
जब पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3% के आसपास रही है, जिसे इत्मीनान बख्श भी बताया जा सकता है। लेकिन 11 रियासतों के अंदर 18 ज़िले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के अंदर है, और वहां पर ये डिजीज़ जो है, यानी जिसे हम कोविड-19 इन्फेक्शन कह रहे हैं, वो ट्रांसमिट जल्दी जल्दी हो रहा है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये क्या कहा गया था कि जनाब 5% से भी कम हमने इसको रखना होगा, और तकरीबन ये 5% से कम कितने दिन तक रखना है? 2 से 3 हफ्तों तक कंटिन्यूसली 5% से कम अगर रहता है तो आप कहीं ना कहीं ग्रीन जोन के अंदर जो है वो रह सकते हैं। और अब जो 30 ज़िले हैं, 6 रियासतें हैं जिनके बारे में कोविड-19 की रेटिंग जो है, पॉजिटिव रेटिंग 10% है या 10% से भी ऊपर है, उनके ऊपर यह कहा गया कि जनाब अब आप एहतियात बरतें और बाहर या अंदर आने वाले लोगों की मुकम्मल तौर पर जांच की जाए, जिनमें केरल भी एक ऐसी रियासत है जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है, यानी अभी पॉजिटिव रेट यानी कोरोना पॉजिटिव वाले लोगों की रेट जो है वो बड़ी है। 5 रियासतों के अंदर 50 से 1 लाख एक्टिव केसेस है, इस तरीके की बात जो है वो कही गई है। और महाराष्ट्र के अंदर 40,000 एक्टिव केसेस अभी भी पाए जा रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर 17,192, मिजोरम के अंदर 16,841, कर्नाटका के अंदर 12,000, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 11,655। ये वो रियासतें हैं जिनको लेकर मरकज को तशवीश है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है, और यही वजह है कि रियासती इंतजामिया को कहा गया कि माकूल और मुनासिब इंतजाम जो है वो करवाए जाए। ताम जम्मू कश्मीर के हवाले से जब आप देखेंगे इस जाविये को, तो पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए मरकजी वजारत सेहत की तरफ से फिर भी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए। ये तो बात थी जनाब कोविड की। अब जरा बात आपको प्रियंका गांधी की भी करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश जाते जाते रात देर गए प्रियंका गांधी को हिरासती तहवील में लिया गया, और यह हिरासती तहवील सिर्फ इसलिए में लिया गया क्योंकि वहां पर पुरहजूम तशद्दुद हुआ था, और हुजूमी तशद्दुद के दौरान 3 लोगों की मौत की भी खबर आई, जिसके बाद बयान भी सामने आया। और बयान जहां मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि न तो वो, न तो उनका बेटा, और ना ही कोई उनका अहल खाना उस मोटर गेट के अंदर था जिस मोटर गेट की वजह से लखनपुर खीरी के अंदर हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए हैं वहां पर। नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहा गया कि 3 बीजेपी वर्कर और ड्राइवर को मॉब लिंचिंग की गई है इस इलाके के अंदर, लखनपुर खीरी के अंदर। और ये मामला उस वक्त सामने आया जब मोटर ग्रेड जा रहा था और किसानों का धरना हो रहा था, तो उस धरने के दौरान कुछ लोग कुचले गए हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और उसके बाद हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ, और हंगामे किस तरीके का हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं जी। और उसके फौरन बाद प्रियंका वाड्रा गांधी, जो उत्तर प्रदेश की महासचिव भी है, जनरल सेक्रेटरी भी हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने वहां जाना चाहा और पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर उन्हें हिरासती तहवील में दे दिया है। बयान बीजेपी की तरफ से भी जारी कर दिया गया है कि मॉब लिंचिंग हुई है जी उनके लोगों के साथ। और वजीर ममलिकत बराए दाखिला का बयान भी आया है, न तो वो, न तो उनका बेटा, और ना ही वो मोटर गेट के अंदर मौजूद थे जब ये इंसिडेंट जो है वो सामने आया। पुरतनाव इस वक्त लखनपुर खीरी के अंदर सूरत हाल है, किसान सरापा एहतजाज है, और उस एहतजाज के बीच हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधे हुए हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातें भी हैं। और उनका मानना है कि जिस तरीके का निज़ाम चलाने की कोशिश की जा रही है और आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। ये हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों का बयान भी सामने आया है। ये कल उस वक्त ये मामला सामने आया है जब एक लीडर वहाँ से जा रहे थे, उन्हें एक पार्टी में जाना था, एक फंक्शन में जाना था, तो वहाँ पर किसानों ने एहतजाजी धरना दिया, तो ब्लैक बैनर साथ में लिए हुए थे। उसके बाद ही बीजेपी कारकुनों के साथ उनकी हाथापाई हुई है, झगड़ा हुआ है, जो खबर है। उसके बाद ही जो गाड़ी से रौंदने की खबरें भी मौसूल हुई हैं, जिसमें कई अफराद, जो अभी तक जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि 8 अफराद की हलाकत हुई है, जिनमें 3 बीजेपी वर्कर भी शामिल हैं। अब इसमें एक डेवलपमेंट आ रही है जी, किसानों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कंप्लेंट की गई है जी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के नाम पर और उनके बेटे आशीष मिश्रा के नाम पर, और लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर जो कल रात देर गया था उसके खिलाफ पुलिस के अंदर जो है वो शिकायत दे दी गई एक तरफ से। और इस शिकायत की तस्दीक जो है वो डीएम
AK-84 साहब जो है उनकी तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक मेमोरेंडम जो है वो किसानों से ले लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला AK मिश्रा को जी काबीना से हटाया जाए, ये बात कही गई है। FIR रजिस्टर करने की बात कही गई है और जो लोग मारे गए हैं उन्हें एक्सग्रेशिया और सरकारी नौकरी फराहम की जाए और जुडिशल प्रोब इसमें हो, जो कुछ कल लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ है। DM AK-84 का बयान भी जो है वो सामने आया है। इस मामले को लेकर मैंने पहले ही कह दिया था कि ये अब मामला जो है वो थोड़ा सा और तेज हो जाएगा। इधर पुलिस जनाब डिप्लॉय कर दी गई है। साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की रिहाइशगाह के बाहर, और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी कि विक्रमादित्य मार्ग जो है वहां पर उन्हें जाना था लखीमपुर खीरी के पास, जहां पर 8 लोग बशमूल 4 किसान जो है वो क्लैशेस के दौरान यहाँ मारे गए थे, तो अब उन्हें भी रोका गया है। और एडिशनल यूपी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि वो लखनऊ जनाब ऑन स्पॉट के लिए चले गए हैं और वो बहुत जल्द इस पूरे मामले का जो है वो खुद भी देखेंगे और आवाम से उन्होंने अमन की अपील जो है वो की है। ये तो थी जनाब बात बाहर की। अब जरा आते हैं रियासत की और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की ओर। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की खबरों पर जब आएंगे तो आपको ये बताते चले कि आज तक आप क्या देख रहे थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से लोग बाहर जा रहे हैं। आज तक हम देख रहे थे कि अपनी पार्टी के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से शायद ही कोई बाहर गया था। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं और जम्मू सूबे के कई लीडर पार्टी छोड़ सकते हैं। इस तरीके की खबरें जो है वो काफी ज्यादा गर्दिश में है और इन्हीं गर्दिश कर रही खबरों के बीच खबर यह भी है कि फारूक अब्दुल्ला के दस्तराज और उमर अब्दुल्ला के करीबी देवेंद्र सिंह राणा आज पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी के सभी पोस्ट से भी वो इस्तीफा देंगे और पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी वो अलग हो सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर शदीद नवियत के इख्तिलाफात पैदा हुए हैं और उन इख्तिलाफात को दूर करने में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की खामोशी के बाद शायद आज देवेंद्र सिंह राणा पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और इस तरीके से शुरुआत होगी जनाब जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डाउनफॉल की। माना जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा या तो एक अलहदा जमात बनाने की तैयारी में है या एक महाज बनेगा जो आगे बढ़कर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता है। देवेंद्र सिंह राणा, आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने जब दोनों रियासत का 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपनी बात आहिस्ता आहिस्ता करके रखी थी। श्रीनगर वो चले गए थे फारूक अब्दुल्ला से मिलने, पार्टी इलेक्शंस में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन रात देर के बड़ी खबर सामने आई कि नाराजगी चल रही है और नाराजगी के बीच वो अपने सभी ओहदों से इस्तीफा दे सकते हैं आज और शायद बुनियादी रुकनियत से भी अलग होंगे। इधर इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ सकते हैं जम्मू सूबे के अंदर। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। सीधे चलेंगे अपने सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी के पास। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा। रात देर के हमने खबर तो ब्रेक की है, लेकिन रात से लेकर सुबह तक सियासी पस मंजर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस खीमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है। खबर यह है कि आज का दिन जम्मू पॉलिटिक्स के अंदर एक अहम तरीन दिन हो सकता है। जी बिल्कुल गौर, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से देवेंद्र सिंह राणा जो संभागीय अध्यक्ष है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कल एक संकेत दे दिया। कल ही नहीं, हम ये कहेंगे कि कुछ रोज पहले वो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ जिनको इंगेज किया गया था, और कल ही उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने 3 महीने की एक्सटेंशन दिए, उनसे तो मुलाकात करने दिए थे, तब भी उन्होंने संकेत दिया था कि मैं किसी पोलिटिकल पार्टी की यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं मिलने आया हूँ, मैं एज ए सिटीजन ऑफ JNK मिलने आया। तो वो संकेत पहले से चला था, कहीं ना कहीं नाराजगी देवेंद्र सिंह राणा में है। और अभी तक यानी ठीक 9 बजे तक मैं क्या आपको बता दूं, अभी तक रिजाइन देवेंद्र सिंह राणा ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। और आने वाले वक्त में, यानी आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि कुछ समय बाद वो सभी ओहदों से अपने जितने भी उनके पास दायित्व नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिया है उससे वो रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी अलग से बनाएंगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी का दामन थामेंगे, ये अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि जो हमारा तजुर्बा है अपनी पत्रकारिता का, ये जिसने अलग पार्टी बनाने की कोशिश की है वो कामयाब नहीं हो पाया है। हम सब जानते हैं, चाहे गुलाम हसन मीर की बात करें
चाहे हकीम मोहम्मद यासीन की बात करें या फिर पैंथर्स पार्टी की बात करें, इतना लंबा समय काटने के बाद भी पैंथर्स पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन, जैसे आपने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की सियासत के लिहाज से। अच्छा, ये भी विनोद जी खबर है कि ये राणा साहब ही सिर्फ नहीं है जो जम्मू के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी के अंदर जो मामलात है उससे नाराज है। 1 दर्जन के करीब ऐसे लीडर गिनवाए जा रहे हैं जो पार्टी लीडरशिप से नाराज है और पार्टी का जो रवैया विज़ाविज़ जम्मू है और जिस तरीके से इश्यूज को लाइटली लिया जा रहा है उसको लेकर नाराजगी दिखाई जा रही है। माना जाए कि 1 दर्जन के करीब लीडर राणा साहब के पीछे खड़े हैं सारे। देखिए, ये लंबे लंबे क्यास लगाए जा रहे हैं कि फॉर्मर मिनिस्टर जो है सुजीत सिंह सलातिया भी उनके साथ जा सकते हैं। अजय सरोत्रा बिल्कुल इंटायरली डिफर करते हैं, क्योंकि गौर अगर हम देखें तो अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात करें, देवेंद्र राणा का एक करेक्टर है, सेकुलर करेक्टर, सेकुलर इमेज है। वो सेकुलर इमेज को लेकर के जाने जाते हैं, क्योंकि जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो जीत करके आते हैं वहां पर यूं कहेंगे कि मुस्लिम काफी सारे वोटर्स हैं उनके यहाँ, उस एरिया में काफी सारे मुस्लिम वोटर्स हैं। तो अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या अलायदा पार्टी बना करके ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल है उस पर सीधे सीधा आघात पहुंचेगा, उसको सेटबैक पहुंचेगा। और अगर हम एक जो अनुभव है पत्रकारिता का, हम श्यामलाल शर्मा की बात करते हैं। श्यामलाल शर्मा जैसे बीजेपी में आए, कांग्रेस में उनका बहुत बड़ा कद था, जैसे कि हम सब जानते हैं उनकी एक इमेज थी। जब वो बीजेपी में आए, हम देखते हैं कि बीजेपी में उनको जगह नहीं मिल पाई है। वैसे ही बीजेपी में जब भी कोई बाहर से कोई लीडर आता है तो उनको वहां पे स्थान या अपना जगह बना पाना मुश्किल हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन विनोद सर, ये आपको भी पता है देवेंद्र सिंह राणा साहब फारूक अब्दुल्ला के साथ बड़े क्लोज कांटेक्ट में, फैमिली रिलेशन जैसे बन रहे थे और हमने देखा कि काफ़ी क्लोज हैं और बड़े डिसीजंस लेने में राणा साहब का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उमर अब्दुल्ला की भी अच्छी बनती है राणा के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कुछ हो सकता है जिसको लेकर इतना बड़ा डिसीजन वो ले सकते हैं? देखिए गौर, अगर बात करें तो हम कभी ऑफ द रिकॉर्ड आपस में बात करते थे देवेंद्र राणा जी के साथ, तो वो अनुभव बताते थे आपने। हम उनसे मजाक करते थे कि आप लीडर अच्छे हैं, लेकिन आप जिस टीम के साथ खेल रहे हैं, जिस टीम की तरफ से खेल रहे हैं, वो टीम अच्छी है। तो वो हंस करके मुस्कुरा देते थे और संकेत देते थे बातों बातों में कि इस फैमिली के साथ मेरे ऐसे टर्म्स हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो आज अगर वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, इट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ ज्यादा ही हुआ है तभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ, इस पूरे खानदान के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और वक्तन वक्तन जब जब मुसीबत आई है और ये खड़े रहे हैं, परिवार के साथ खड़े रहे हैं और साथ ही साथ पूरे जब पार्टी को किसी तरह की जरूरत होती रही है, हमने हाउस के अंदर भी देखा है, चाहे वो अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, दोनों ही जगह पे देवेंद्र सिंह राणा को देखा है, इनका बड़ा रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उससे कोई नाराजगी जरूर व्यक्त की जा सकती है कि कहीं ना कहीं पार्टी या। ठीक है जी विनोद जी, आप हमारे साथ स्टैंड बाय रहेंगे क्योंकि एक और खबर पर भी आपके साथ आना है। बात जरा आरएसएस चीफ की भी करते हैं जो 4 दिन के दौरे पर थे और दौरे के आखिरी दिन पर क्लोज डोर मीटिंग भी हुई है और उस मीटिंग के दौरान यह बात साफ कर दी गई है कि 370 का जाना तो अभी शुरुआत है, काम तो अभी बाकी है, यानी अभी और भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर माना जा रहा है कि बीजेपी समेत कई बड़े लीडरों ने कल डॉक्टर भागवत के साथ मीटिंग की है और यह भी साफ कर दिया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को अभी भी मसले हैं। और यही बात जो अंदर से खबर आ रही है वो ये है कि मौजूदा सिस्टम से नाराज दिखे मोहन भागवत। अंदर की खबर ये सामने आ रही है, लेकिन अंदर की खबर और जरा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल जब स्वयं सेवकों के साथ वो बात कर रहे थे, 989 जगहों से स्वयं सेवक ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, सरकार के काम करने का तरीका बताया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी चेहरे पर दिखी डॉक्टर मोहन भागवत के। विनोद जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा ये भी बताइएगा, ये जो डॉक्टर मोहन भागवत का 4 दिन का दौरा था, हमने जोरावर स्टेडियम के जोरावर ऑडिटोरियम में जो उन्होंने बात रखी वो तो सबके सामने थी। क्लोज डोर मीटिंग के अंदर की जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जब स्वयं सेवकों ने बात रखी उसके बाद नाराजगी दिखी है डॉक्टर मोहन भागवत को लेकर, डॉक्टर मोहन भागवत को चेहरे पर, क्योंकि
नाराजगी इसलिए है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और पार्टी के एंड पर जिस तरीके से तालमेल होना चाहिए था उस पर काफी ज्यादा सवाल जो है वो कल उठाए गए। हाँ बिल्कुल, और आपने ठीक कहा कि उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया था कि 370 बदलने के बाद व्यवस्थाएं तो बदली हैं, लेकिन मानसिकता में जो बदलाव होना चाहिए वो मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है। और ताकत भी है, सच्चाई भी है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा था कि 370 में संशोधन हुआ, 35 वो 3 हुआ, और उसके बाद उनको लगता था कि जो एक लक्ष्य था, जो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ये कहते थे कि 370 हटना चाहिए, उस लक्ष्य की पूर्ति हुई है, एक विजय हुई है। लेकिन 2 साल गुजरते गुजरते उस विजय, उस जश्न को फीका पड़ने में कोई टाइम नहीं लगा। जैसे फिर माइनिंग का इश्यू होता है, एक्साइज पॉलिसी बनती है, या दूसरे इश्यूज होते हैं जैसे रिलायंस वाला इश्यू होता है, तो उससे कहीं ना कहीं सेटबैक लगता है। इनको लगता है कि हमने 370 तोड़ा है, देशभक्ति के लिए तोड़ा, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के लक्ष्य को पूर्ति की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे राइट्स है, जो हमारी जॉब के राइट्स है, जो हमारे लैंड के राइट्स है, उन लैंड को प्रोटेक्ट करने, राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हम कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। और ये बातें उठी भी है, क्लोज डोर मीटिंग के अंदर ये बातें उठी भी है कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से हावी है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी तानाशाही के रूप में काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं सेटबैक पहुंचा सकती है। ये जो आरएसएस टीम है उनको भी इस चीज का एहसास हुआ है कि अगर कार्यकर्ता या बड़े लोग जो क्लोज डोर मीटिंग में गए इसका जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जरूर हुई है। उन गलतियों में सुधार लाने की जरूरत है, और यही क्लोज डोर मीटिंग में भी हुआ है कि उन्होंने संकेत दिए हैं कि अब सुधार लाने की जरूरत है और हर एक व्यक्ति को ईमानदाराना तरीके से जॉब और लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी ये तो बात थी जनाब आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत की, जो 4 दिन के दौरे पर जम्मू के अंदर थे, और जम्मू के दौरे के दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि 370 जाना तो एक शुरुआत है, अभी काम करना बहुत ज़्यादा बाकी, और मानसिकता यानी अभी जो थॉट्स और आइडियोलॉजी चेंज होना है उस पर काम करना है। लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर काम किया जा रहा है उस पर नाराजगी का इजहार जो है वो साफ चेहरे पर दिखा है डॉक्टर मोहन भागवत के। यहाँ पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सूरत हाल बन रही है किस महकमे की, जिसे आप जल शक्ति महकमा कह रहे हैं। क्यों जल शक्ति महकमे के पास शक्ति नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि नीति आयोग की बड़ी रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ खुलासा है और किस महकमे को लेकर पर्दा उठा है। बने रहेंगे हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।